हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज वीडियो के माध्यम से हम एचपी टेट के कुछ एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मेनली रहने वाले हैं हिस्ट्री से। और हिस्ट्री से भी बात करें तो हम स्पेसिफिक जो है मिडेवल हिस्ट्री से डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस, ताकि आपके मिडेवल हिस्ट्री से जहाँ से भी क्वेश्चन बने आप जो है इजीली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ। अब तक आपने देखा जितनी भी वीडियोज़ हमने डिस्कस करी है ना, जिनमें जितने भी एमसीक्यूज डिस्कस करे उनमें हमने जो है हर एक सेगमेंट से हिस्ट्री के जो है क्वेश्चंस रखे थे। कुछ एक जो है हमने देखा कि एंशिएंट से उसमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपको, है ना, मिडेवल से, फिर उसके बाद मॉडर्न से भी क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिले हैं, और कुछ एक जो वर्ल्ड जो है हिस्ट्री से भी हमने क्वेश्चंस रखे हुए हैं। लेकिन आज जो हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो मिडेवल के डिस्कस करने वाले हैं। उसी तरह एक वीडियो में हम फिर जो है एंशिएंट के देखेंगे, फिर मिडेवल के बाद फिर हम मॉडर्न के भी वैसे ही देखने वाले हैं। वैसे जो मिक्स जो है इन सारों को तो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, लेकिन कभी कभी हम पर्टिकुलर जो है जो इसका पार्ट है उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपके ना मिडेवल हिस्ट्री के पूरा जो है माइंड मैप एक ही जगह बन जाए कि ठीक है कैसे जो है डायनेस्टी सल्तनत में रूल करती है, कौन सा रूलर कहाँ मतलब किस चीज़ के लिए जाना जाता है, वो हर चीज़ आपको ना एक ही जगह ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु वॉज नोन एज लाख बख्श। तो लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है भाई? तो ध्यान में रखना, इसको ना कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ये जो है फाउंडर माना जाता है ना, हमारे पास किस चीज़ का फाउंडर माना जाता है? तो सल्तनत का फाउंडर माना जाता है। और साथ में बात करें सल्तनत का ओवरऑल फाउंडर भी सही माना जाता है। और जो फर्स्ट डायनेस्टी सल्तनत में बैठी थी, जिसको मामलुक या स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, तो जो है उसका फाउंडर भी इसी को माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन बने सल्तनत का फाउंडर, तब भी कुतुबुद्दीन ऐबक आने वाला है। और अगर बात करें कि भाई फाउंडर हमारे पास मामलुक या स्लेव डायनेस्टी का कौन है, तब भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही होने वाला है। और इसको लाख बख्श कहा जाता था, इसके ना जो दानी नेचर का था, इसीलिए इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। और इसको साथ में जो है पील बख्श के नाम से और हातिम खान के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रख लेना। पील बख्श हो, हातिम खान हो, या फिर बात करें हम लाख बख्श, इसी को जाना जाता है जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुतुब मीनार जो है इसने जो है क्या करी थी, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू किसके द्वारा करी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आपको पता है, हमने डिस्कस कर लिया बहुत बार कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कंस्ट्रक्शन शुरू करी जाती है। एक स्टोरी जो है इसके दौरान कंप्लीट हो जाती है, पर इसकी डेथ हो जाती है ना। देखने को मिलता है बहुत बड़ा जो है इसका रूलिंग पीरियड नहीं है, 5 साल ही रूल कर पाते हैं। तो जो पोलो खेलते रहे, जिसको चौगान कहा जाता है, आज के टाइम पे देखें तो पोलो के नाम से जाना जाता है। तो जो है चौगान खेलते समय घोड़े से जो गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर अभी एक ही स्टोरी बनी थी, तो उसको कंप्लीट कौन करवाएगा? इसका जो दामाद और कहीं से लेव था, जिसका नाम क्या था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश उसको कंप्लीट करवाएगा, 3 स्टोरीज इसमें ऐड करेगा और ये कंप्लीट हो जाती है। तो फिर जो पूरी जो थे ओरिजिनल जो कुतुब मीनार थी वो कैसी थी? 4 स्टोरीज थी, है ना। तो उसमें 5, आज उसमें 5 देखने को मिलती है। क्यों भाई? तो ऐसा होता है कि आगे चलकर जो है जो तड़ित झंझाए कहीं बिजली गिरने से जो है 5th स्टोरी क्या हो जाती है, सॉरी 4th स्टोरी में हमें देखने को मिलता है कि भाई उसको कंस्ट्रक्शन की इनकी रेनोवेट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें जो है हमें देखने को मिला क्रैक्स वगैरह या जो भी उसमें दिक्कत आई थी, तो उसको कौन रेनोवेट करवाता हुआ दिखेगा? तो देखिएगा हमें फिरोज शाह तुगलक, FST, है ना, जो कि तुगलक डायनेस्टी का एक जो है इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है। तो उसको जो है रेनोवेट करवाएगा और इसमें एक स्टोरी जोड़ेगा, जिसको क्या कौन सी स्टोरी देखेंगे? 5th स्टोरी जोड़ी उसने। ये तो होगी फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद एक और रूलर दिखेगा जिसका नाम है हमारे पास सिकंदर लोदी। तो भाई उसके बाद इसका भी कंट्रीब्यूशन कुतुब मीनार में रहता है। कैसे? तो जब जो है हम 5th स्टोरी में यह देखिए पूरी कुतुब मीनार को जो है रेनोवेशन की आवश्यकता पड़ती है ना, उसको कौन रेनोवेट करवाएगा? अब जो है सिकंदर लोदी जो है रेनोवेट करवाएगा। तो ये जो है चारों रूलर्स जो है आपको ध्यान में रखने, किसने क्या करा हुआ है। पर कुतुब मीनार की जो है अगर बात करें कंस्ट्रक्शन शुरू किसने करी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो है हमारे पास एक एक्चुअली में डेडिकेटेड किसको है क्वेश्चन बनता है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी करके एक सूफी सेंट थे, ठीक है, चिश्ती ऑर्डर के, ध्यान में रखना, चिश्ती ऑर्डर के जो है हमारे पास सूफी सेंट थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। तो बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के क्या थे? मुरीद थे। मुरीद माने कि शिष्य थे, है ना, और ये इनके पीर थे, इनके गुरु थे। तो इसीलिए जो है हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि उनको डेडिकेट करते हुए एक जो है इन्होंने मॉन्यूमेंट बनाना शुरू करा, उसको कुतुब मीनार कहा गया था। तो सारी चीज़ें जैसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक से बन सकती है, हमने हर एक चीज़ डिस्कस कर ली। और क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कॉन्टेम्प्रेरी, यानी कि समकालीन से क्वेश्चन बनता है, तो पूछ लिया जाए भाई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके कॉन्टेम्प्रेरी थे? तो या तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन में होगा या फिर इल्तुतमिश ऑप्शन में होगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश दोनों ही जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के क्या मिलते हैं हमें? मुरीद यानी कि शिष्य मिलते हैं। तो ध्यान में रख लेना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और चिश्ती ऑर्डर से थे और क्वेश्चन बना भी हुआ है HP TGT, सॉरी इसमें ना वैसे TGT में बना, टैट में तो नहीं बना, पर क्वेश्चन बन सकते हैं, चिश्ती ऑर्डर से रिलेटेड था। तो ये ध्यान में रख लेना। तो हमें तो वैसे कर तो हम टैट की क्लासेस डिस्कस रहे हैं, पर उसमें कुछ एक चीज़ें जो है ईजी क्वेश्चंस जहाँ से बनेंगे
ठीक है, वो इससे भी बन सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन ईजी बनते हैं बेसिकली, मैं जो कहना चाहती हूँ। तो ये भी ईजी ही कॉन्सेप्ट था, ईजी ही चीज़ थी कि भाई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन से जो है पर्टिकुलर जो है जिसको कहते हैं ऑर्डर के सेंट थे, जो चिश्ती ऑर्डर के थे, है ना। हाँ, अब तक इसमें टीजीटी सॉरी टेट में तो क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस था इक्ता सिस्टम इन इंडिया। तो इक्ता सिस्टम इन इंडिया, वैसे आंसर तो आपको दिख गया होगा। तो ये इंट्रोड्यूस करा गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश जो है, हमने जैसे कि देखा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाद कौन बैठा है, इल्तुतमिश बैठेगा। वैसे तो उसका बेटा आराम शाह, वैसे माना जाता है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसका कोई बेटा नहीं था, 3 जो बेटियां थी। फिर माना जाता है कि उसका एक कज़न माना जाता है, कुछ एक जो है हिस्टोरियंस को आराम शाह को इसका पुत्र भी मानते हैं, पर इसके कोई बेटा नहीं था वैसे देखा जाए। तो ये जो था वो मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये कज़न था। तो क्योंकि ये जो था कैपेबल नहीं था, तो इसको जो है इल्तुतमिश जैसे ही पता चलता है कि आराम शाह जो है थ्रोन पे बैठा है, तो वहाँ से जो है क्या कहते हैं गवर्नर होता है ये, जिसे कहते हैं इलाहाबाद साइड में गवर्नर होता है ना। तो वहाँ से जो है आके जो है गद्दी को क्या कहता है कंट्रोल कर लेता है इल्तुतमिश, और फिर उसके बाद जो है इल्तुतमिश हमें देखने को मिलता है कि पावरफुल रूलर के तौर पे उभरता है यहाँ पे, है ना। और उसके बाद इसके द्वारा इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया था, नंबर 1। और नंबर 2 इसके बारे में पूछा था कि टंका जो थे हमारे पास ना, जो बात करें कॉइन्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करे गए थे, टंका और जित्तल दोनों इसी के द्वारा इंट्रोड्यूस करे गए थे, ध्यान में रख लेना, इल्तुतमिश के द्वारा। और जो है जिसे चालीसा कहते हैं, वो भी किसके द्वारा जो है हमारे पास फॉर्म करी गई थी। तो चालीसा भी इल्तुतमिश के द्वारा ही फॉर्म करी गई थी, ध्यान में रखना। चालीसा पूछे किसके द्वारा जो है हमारे पास इंट्रोड्यूस करा गया था चालीसा वाला सिस्टम। ये ना बेसिकली माना जाता है ग्रुप ऑफ 40 जो थे हमारे पास, इसके पावरफुल जो थे मिनिस्टर तो नहीं कहेंगे, पर जो टर्क्स थे ना, उनका ग्रुप था 40 टर्क्स का। तो जो है उसको चालीसा कहा जाता है, ध्यान में रख लेना। और तुर्कानी चाहलगानी भी कहा जाता है, दोनों ही, चालीसा ना हो तो तुर्कानी चाहलगानी के नाम से जो उन्होंने मेंशन करा होगा। तो तुर्कानी चाहलगानी हो, चालीसा हो, या इक्ता सिस्टम हो, या फिर कहीं जो है टंका और जित्तल किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था, हर एक चीज़ इल्तुतमिश से ही एसोसिएटेड है। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु वॉज नोन एज सिकंदर सहानी। तो सिकंदर सानी किसे कहा जाता है बेसिकली, तो किसी और को नहीं, ये कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। सिकंदर सानी कहें या सेकंड सिकंदर कहें, सेकंड अलेक्जेंडर जिसको कहा जाता है, या सेकंड सिकंदर कहें, या फिर सिकंदर सानी कहें, है ना। ये सब किसको कहा जाता है, या फिर सिकंदर ऑफ इंडिया, या इंग्लिश में कहें तो अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया कहें, किसको कहा जाता है, सारे नाम अलाउद्दीन खिलजी के ही थे। और क्यों कहा जाता है भाई, तो जैसे ही जो सिकंदर या कहें अलेक्जेंडर जो था, आपको देखने को मिलता है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य सॉरी जो है धनानंद के साथ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, पोरस के साथ देखने को मिलता है कॉन्फ्लिक्ट। तो 326 BCE के अराउंड जो है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक पहुंच जाता है, लेकिन क्योंकि वो कहा जाता है कि ब्यास रिवर को क्रॉस नहीं कर पाता। और सेकंड जो है वजह मानी जाती है भाई कि धनानंद की आर्मी इतनी बड़ी होती है कि इसकी आर्मी जो है डर जाती है उससे। तो कुछ एक चीज़ें जो है इसके बारे में कही जाती है। तो वही अलेक्जेंडर जो है, ये इसके एम्बिशन के चलते, जो इसके एम्बिशन भी कुछ ऐसे दिखते हैं, ये भी वर्ल्ड जीतना चाहता था। और जो है अलाउद्दीन खिलजी का भी कहा जाता है कि ये भी इतना एम्बिशियस था कि भाई ये भी दुनिया को जो है फतेह करना चाहता था। पर फिर क्या होता है, ऐसा तो नहीं कर पाता, कर तो ये भी नहीं पाता है ना ये चीज़। पर जो है क्योंकि एम्बिशन के चलते हुए इन दोनों को क्या करा जाता है, कंपेयर करा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और मैं क्यों बता रही हूँ, क्यों मैंने क्वेश्चन रखा है, तो क्वेश्चन बना था कि भाई इंडियन नेपोलियन किसे कहा जाता है। अभी जून 2025 में बना था, इंडियन नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो सबको पता है भाई किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और क्यों इसको जो है, क्योंकि जो नेपोलियन जिस तरह से एक्सपेंशन करता है, उसी तरह समुद्रगुप्त का एक्सपेंशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो चीज़ें आपको ना पता होनी चाहिए कि भाई किसको किससे कंपेयर करा जाता है। समुद्रगुप्त को इससे कंपेयर करा जाता है जो है नेपोलियन से। और सिकंदर शाहनी किसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को, या सेकंड अलेक्जेंडर, या फिर हमें जो है सिकंदर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हु वॉज कॉल्ड अकबर ऑफ सल्तनत। तो अकबर ऑफ सल्तनत जो है किसे कहा जाता है, ध्यान में रखना, सल्तनत पूछा है। वैसे तो बहुत से लोगों को अकबर से कंपेयर करा जाता है, क्यों, क्योंकि भाई जो है अकबर का देखने को मिलेगा आपको कि अकबर जो था जो जिसने वेलफेयर के लिए बहुत से काम करे थे, है ना। तो उसी वजह से इनको जो है अकबर से कंपेयर करा जाता है। जैसे अभी बात करें यहाँ पे सल्तनत का अकबर जो है फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है इसका जो था वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है ना, है ना। बगान इसने जो है बहुत सारे बगान, फिर सिटीज़ इस्टेब्लिश करी थी, हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करे थे, तो वेलफेयर का बड़े लेवल पर काम करता है। तो इसीलिए इसको अकबर के साथ कंपेयर करा जाता है। वैसे और भी लोगों को, जैसे जो सिकंदर लोदी को भी कहीं ना कहीं कंपेयर करा जाता है ना। मतलब या फिर कहीं से ऐसा सूर्य को भी, क्यों, क्योंकि उनके काम भी जो है वेलफेयर के काम बड़े लेवल पर करे थे। लेकिन यहाँ सल्तनत का पूछा है, सल्तनत का अकबर किसी और को नहीं, फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। आपको चीज़ ध्यान में रखनी है।
क्वेश्चन पहले जो है आंसर करने से पहले क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से पढ़ना है, तभी आप जो है सही आंसर तक पहुँच पाते हो। ग्रुप से पढ़ोगे ना तो फिर दिक्कत दे जाता है। यहाँ देख लो सिकंदर लोधी भी ऑप्शन में था और इसे भी जाना जाता है इसके वेलफेयर के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगरा एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर का फाउंडर कौन था? हरिहर एंड बुक्का। दोनों भाई होते हैं हरिहर एंड बुक्का जो है। और जो है आपको देखने को मिलेगा भाई विजयनगर एम्पायर जो है किसके दौरान जो है अलग होता है। तो इस सल्तनत का हिस्सा थे जब मोहम्मद बिन तुगलक आएगा ना जो है रूल, मतलब वो करेगा रूल, तो उस टाइम पता क्या होगा, रूल करते समय ऐसा होगा कि इतना एक्सपेंशन कर लेगा कि जो माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का जो एक उज्जैनित पर जो एक्सपेंशन देखने को मिलता है तो किसके दौरान मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसी के साथ जो डिक्लाइन पे भी, जहाँ एक साइड तो इसने जो है ऊंचाइयाँ छू ली थी, दूसरी साइड आपको देखने को मिलेगा भाई इसका टाइम पे डिक्लाइन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ इसकी पॉलिसीज़ की वजह से। और एक तो इसने इतना बड़ा एक्सपेंशन कर लिया था और डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहता था सबको, कि वो डायरेक्ट कंट्रोल संभव ही नहीं था पूरे इंडिया में। तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा भाई कि जो है हमें डिक्लाइन की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक से ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ थी। और उसी टाइम पे हमें एक तो विजयनगर एम्पायर जो है अलग होते हुए दिखेगा 1336 में एडी। सेकंड जो है हमें क्या कौन सा देखने को मिलेगा? बहमनी किंगडम। वो कब देखने को मिलता है? 1347 में। और ये अलग होता है हसन गंगू जो है करके एक पर्सन होता है, वो इसको अलग करता है, गवर्नर होता है उस एरिया का। हसन गंगू इसको सेपरेट करता है किससे? जिसे कहते हैं दिल्ली सल्तनत से। और विजयनगर एम्पायर को अलग कौन करता है? हरिहर एंड बुक्का अलग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारे पास सर, एक मिनट, विच सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी? तो ये तो सभी को आइडिया होता है कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसी और के द्वारा नहीं, बलबन के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जिले इलाही अगर बात करें किसने पहली बार खुद को कहा था, तो वो भी बलबन ने ही कहा था। आगे तो आपको अकबर कहते हुए दिखेगा, लेकिन जो है हमारे पास सबसे पहले बलबन जो है जिले इलाही खुद को कहता है और कहता है कि मैं गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, कि गॉड खुद आके रूल नहीं कर सकता है जो है धरती पर। तो इसीलिए उसने एक पर्सन को चुना होता है। ठीक है, वो हर किसी को नहीं चुनता, वो भी किसी एक पर्सन को ही चुनेगा, ठीक है, जो उसको उस लायक लगता है। तो इसीलिए इसने कहा था कि मैं शैडो ऑफ गॉड खुद को कहा था, जिले इलाही कहा था खुद को इसने जो है, किसने? बलबन ने ही कहा था। तो इसी की जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी। ठीक है, जो अच्छे से मान गया, इसकी बात सुन ली, तो वहाँ पे कोई खून खराबा नहीं, लेकिन नहीं माना तो फिर बस खून बहाता था। और बेसिकली आयरन के थ्रू, आयरन यानी कि तलवार के थ्रू क्या करेगा? डायरेक्ट उसको मार देगा और उसकी फैमिली को क्या करेगा? कंट्रोल कर लेगा, ताकि कल को जिस पर्सन को मारा है उसकी फैमिली क्या ना करे? बदला ना ले। तो इसीलिए उसकी फैमिली को बंदी बना दिया जाता था। तो ध्यान में रखना है आपको, ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी और बलबन की थी, है ना। और ये किस जो डायनेस्टी से एसोसिएटेड था सबको पता है, मामलुक, क्योंकि जब इल्तुतमिश के जो है लास्ट जो सक्सेसर होता है, इसका नाम नसरुद्दीन मोहम्मद होता है ना। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह करके उसका नाम था। तो उसको क्या कर देता है? ये मार देता है ना। बेसिकली इसका दामाद होता है वो, अपनी बेटी की शादी उससे करवा देता है, क्योंकि उसको जो है कंट्रोल करना था दिल्ली सल्तनत को। तो जो है स्लेव डायनेस्टी का ही एक इम्पॉर्टेंट रूलर माना जाता है और मोस्ट पावरफुल रूलर माना जाता है। अगर इल्तुतमिश के बाद देखा जाए या कहीं कि उसके भी ऊपर रखा जाए, तो यही मोस्ट पावरफुल रूलर था बलबन। तो मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी का ही था, ध्यान में रख लेना है बलबन जो है। और ये कुछ एक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन दिल्ली। अभी हमने देखा था ना कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव डायनेस्टी का। ओवरऑल दिल्ली का भी पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत का, तब भी कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में हमने हर एक चीज़ डिस्कस कर ली। रजिया सुल्तान वॉज द डॉटर ऑफ, तो किसकी डॉटर थी? ये इल्तुतमिश की डॉटर थी। इल्तुतमिश के बेटे जो है उसको नहीं लगता सक्षम है भाई। तो हालांकि रुकनुद्दीन बीच में जो है हमारे पास क्या कर लिया, गद्दी छीन लेता है, रजिया से रजिया को नहीं बैठने देता है। यहाँ सात रुकान और रुकनुद्दीन दोनों जो है गद्दी कंट्रोल कर देंगे, लेकिन बाद में देखने को मिलता है रजिया जो है वापस प्राप्त कर लेते हैं गद्दी। और इसका टाइम पीरियड रहता तो जो है 4 से 5 साल का है, लेकिन माना जाता है बहुत जो है उसमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है ना। जैसे कि बात करें, इसको जो है फर्स्ट जो है मुस्लिम, फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम क्या माना जाता है? शासिका माना जाता है, या कहीं मतलब रूलर माना जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। तो सिटी ऑफ आगरा किसके द्वारा इस्टेब्लिश करा गया था? अलाउद्दीन था क्या? नहीं। अगर बात करें इब्राहिम लोधी भी नहीं था, बाबर भी नहीं था, तो ये कौन था? सिकंदर लोधी था। तो ध्यान रखना, ठीक है। आगरा इसके द्वारा जो इस्टेब्लिश करी जाती है और फिर बाद में कैपिटल शिफ्ट करते हुए दिखेगा आपको। और आपको पता है कि लोधी डायनेस्टी जो थी जो है लास्ट डायनेस्टी मानी जाती है दिल्ली सल्तनत की, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना। और दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज रूल करती है, पता होना चाहिए ना। लास्ट ये अगला क्वेश्चन देखो, तो विच सुल्तान
इस्टेब्लिश्ड दीवाने कोही, तो दीवाने कोही बेसिकली एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और इस्टेब्लिश करा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसको इसलिए इस्टेब्लिश करता है कि जो भी बंजर भूमि होती है उसको ना फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसने क्या करा था, दीवाने कोही नामक एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करा था। तो वहाँ उसके थ्रू ना लोन प्रोवाइड करवाता था और वो लोन का नाम क्या था, तकाबी लोन था। क्या था, तो तकाबी नामक लोन था। ध्यान में रख लेना, लोन का नाम पूछा जाता है। क्वेश्चन बना था इसमें, टेट में तो नहीं देखा मैंने, लेकिन टीजीटी में देखा था कि भाई तकाबी है क्या। तो डायरेक्ट आंसर था तकाबी कुछ और नहीं, ऋण है। तो ये पता होना चाहिए आपको। और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था, तो अगेन ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था। और दीवाने कोही भी इसी के द्वारा इस्टेब्लिश करा गया था। पूछा जा सकता है दीवाने कोही क्या है, तो पता होना चाहिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड बाय, तो किसके द्वारा स्टार्ट कर दी गई थी, जस्ट अभी देखा हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू करी गई थी। तो तुम्हें उसको कंप्लीट करता है ना। और फिर आगे उसमें रेनोवेशन कौन करता है, फिरोज शाह तुगलक करता है। और अगर बात करें उसमें एक स्टोरी और ऐड करता है, वो भी फिरोज शाह तुगलक ही ऐड करेगा। याद रखना, शुरू इसने करा था और कंस्ट्रक्शन खत्म इसने करी थी। उस टाइम 4 स्टोरीज थी। बार बार इसलिए बता रही हूँ, कहीं फिरोज शाह तुगलक नाम मतलब टिक कर लियो, क्यों, इसने फिफ्थ स्टोरी बाद में जोड़ी थी। कोई चीज़ आप बाद में ऐड ऑन करते हो इसका मतलब थोड़ा ना उसने कंप्लीट करा था उसको। कंप्लीट तो यहाँ तक हो गया था, लेकिन बाद में जो है इसको रेनोवेट करवाने की ज़रूरत थी फोर्थ स्टोरी को, तो इसलिए जो फिफ्थ जो है उसने ऐड ऑन कर दी थी, है ना। और फिर आगे जो है रेनोवेशन कौन करते हुए दिखेगा, सिकंदर लोधी। पता होना चाहिए आपको ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच सुल्तान इस्टेब्लिश द चालीसा, यानी कि ग्रुप ऑफ 40, या फिर उसको क्या कहा जाता है, तुर्कानी चहलगानी भी कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहेगा बलबन। सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है इसके बारे में, है ना, इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश जो है सही आंसर रहने वाला है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ जो है खिलजी डायनेस्टी, तो कौन है खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर, तो अगर बात करें तो ये देखने को मिलेगा आपको भी जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी बैठता है, और अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा भी था और जो है इसका दामाद भी था। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने आपको आंसर तो सही बता दिया, अभी जलालुद्दीन खिलजी बता दिया आंसर, लेकिन हो सकता है मैं गलती से इसको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ लेती, पर मैंने आंसर तो सही टिक कर है। वैसे कई बार होता है आप ना सही सोच रहे हो कि लेकिन गलत बोल जाते हो, तो उस चीज़ को ना मैं नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करा लेती, मतलब करवा देती हूँ। अभी क्या हुआ कि जैसे जो है हमने देखा था कि सॉल्ट मार्च शुरू करते हैं ना महात्मा गांधी जी के द्वारा, कितने फॉलोवर्स शुरू करते हैं, तो वहाँ पे गलती से 71 बता दिए थे मैंने। तो ध्यान रख लेना आप, 78 जो थे उसमें फॉलोवर्स थे, है ना। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि ठीक है कोई चीज़ अगर गलत बता दी, तो मैं खुद एक बार वीडियो जो है उसको अच्छे से जो है मतलब रिकॉर्ड करने के बाद एक बार देख लेती हूँ कुछ गलत तो नहीं बोला है गलती से, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही होती है। आप सोचते हैं मैं ये चीज़ भी बता दूँ इस रूलर के बारे में, ऐसी चीज़ भी बता दूँ, मतलब हर एक चीज़ बता दूँ, है ना। मतलब कि एक क्वेश्चन से मैं मैक्सिमम चीज़ें आपको जो है बता पाऊँ, ऐसा सोच रहे होते हैं। तो उस टाइम कभी कभार आपके जो है आपसे ना गलत चीज़ बोल दी जाती है, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपने उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं भी बहुत रेयर होता है वैसे कि कुछ गलत बोला गया हो। मैं सोच तो 78 रही थी, लेकिन वहाँ पे मैं बार बार 71 ही बोल रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ ना ऐसा है कि आपसे गलती से ऐसा हो जाता है, तो फिर मैं उसको ना नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर लेती हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि ठीक है गलत बता दिया है ना, कोई चीज़ अगर आपको लग रही है गलत बताया है, तो उसका मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो जो है अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं बताया मैंने किसी वीडियो में, तो आप कमेंट करके जो बता सकते हो कि भई हाँ आपने ये चीज़ गलत बता दी, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है। और मैं आपको मेन चीज़ की भई ये तो जिसको पता है तब तो आप मेरे को करेक्ट कर लोगे, लेकिन किसी को नहीं पता होगा तो कैसे करेक्ट करेगा, है ना। उसके लिए तो फिर वो तो उस गलत मतलब मानेगा कि 78 फॉलोवर्स के साथ गांधी जी सॉल्ट मार्च के लिए गए थे, है ना। और कहीं आंसर में 71 और 8 आ जाए तो बेचारे का आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो मैं वैसा क्यों ही करूँगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसीलिए उसको करेक्ट कर देती हूँ। खुद वीडियो एक बार अच्छे से देखती हूँ कि कुछ गलती ना हो मुझसे, बाई चांस ही हो, लेकिन हो जाती है कभी कभार, है ना, ह्यूमन एरर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर लेती हूँ उसको, ताकि ये आपका हाफ मार्क्स हो 1 मार्क्स हो, नहीं छूटना चाहिए। तो और मेरी वजह से गलत हो तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। तो इसीलिए जो है अगर ऐसा हो कभी आपको लगे कि ठीक है आपको आंसर पता हो और मैंने गलत बता दिया, तो वहाँ पे करेक्ट कर देना। जैसे अगली वीडियो में तो मैं खुद से ही उन सारी चीज़ों को क्या है वहाँ पे करेक्शन कर ही लेती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हू कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन जो है देखने को मिली कि भाई किसके द्वारा कंप्लीट करी थी। मैंने आपको क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना कुतुब मीनार की स्टोरी, इसीलिए बताई मैंने क्योंकि मैंने उस पर आगे क्वेश्चन आपको रखे हुए हैं, ताकि आपको ना यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए कि हमने कुतुब मीनार के बारे में डिस्कस करा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस करा, या अलाउद्दीन के बारे में, या फिर एमपीटी के बारे में, किसी भी रूलर के बारे में डिस्कस करा हमने जो है सल्तनत के। उन पे मैंने जो है हर एक तरह से एमसीक्यूज रखे हैं कि कैसे भी बने क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आप ना सही आंसर टिक करके आओ। और जो है कुछ एक चीज़ें जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी कुतुब मीनार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु एबोलिश्ड द चालीसा सिस्टम, यानी कि जो जिसको कहते हैं ना हम
तुर्कानी चहलगानी, वो किसके द्वारा जो है एंड करा गया था सिस्टम, तो याद रखना बलबन इंट्रोड्यूस करा गया था किसके द्वारा, तो इल्तुतमिश के द्वारा। एंड बलबन करता है क्यों, क्योंकि बलबन ना जो है चालीसा का एक मेंबर होता है, ठीक है, चालीसा का ही खुद एक मेंबर होता है और वहीं से उठ के क्या बना होता है रूलर। तो इसने क्या करा होता है, इसने जो इल्तुतमिश के जो जितने भी सक्सेसर होते हैं उन सबको मार देता है और चालीसा के मेंबर्स को भी मार देता है, क्योंकि उसको पता था कि जैसे मैं चालीसा में से उठाऊँ वैसे कल को कोई मेरे मतलब विरुद्ध ना खड़ा हो जाए, तो इसीलिए चालीसा को ख़त्म ही कर देता है। तो माना जाता है 39 लोगों उनको मार दिया था इसने, ऐसे माना जाता है इल्तुतमिश की जो जितनी भी मतलब इसकी फैमिली से ना आगे सक्सेसर थे, कोई भी बच्चे बड़े थे सारे इसने मार दिए थे ताकि इसके खिलाफ कोई खड़ा ना हो पाए आगे चलकर। तो इसीलिए आपको चीज़ें ध्यान में रख लेनी है। जब भी क्वेश्चन बने कुछ चीज़ अगर हमने देखी कि इल्तुतमिश के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी और उसको ख़त्म करते हुए कौन दिखेगा, बलबन। तो जैसे कि चालीसा की बात ले लो, ताकि उसके लिए दिक्कत पैदा ना हो आगे चलकर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट वीमेन रूलर ऑफ दिल्ली, तो जो है कौन है, रजिया। मैंने बताया एकमात्र मुस्लिम शासिका देखने को मिलती है, कौन है वो, रजिया सुल्तान है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी आपको पता है एकमात्र पर्सन इसके लिए जो है बहुत फेमस है, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है आपको पता है पहली डायनेस्टी तो स्लेव थी या मामलुक थी, आपको याद होना चाहिए तभी मैं बार बार बताती हूँ, दिल्ली सल्तनत की थी, है ना। सेकंड कौन सी मिलती है आपको, जिसका नाम था खिलजी डायनेस्टी, जिसको जलालुद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिश करा था। सेकंड रूलर अलाउद्दीन खिलजी बनता है उसका। उसके बाद बात करें खिलजी डायनेस्टी के बाद हमारे पास थर्ड तुगलक डायनेस्टी आती है। तुगलक के बाद सैयद आते हैं, फिर लोधी आते हैं, है ना। ये तो कुछ एक चीज़ें। अब यहाँ पे सेकंड रूलर अलाउद्दीन खिलजी बनते हैं, खिलजी का। तो इसके द्वारा जो नंबर एक मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इस्टेब्लिश करता है, परमानेंट आर्मी सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है। परमानेंट आर्मी सिस्टम पहले भी रूलर ट्राई करते हुए दिखेंगे, लेकिन ये परमानेंट आर्मी जो है इंट्रोड्यूस करता हुआ दिखेगा। कैश में पहली बार सैलरी यही देगा जो है आर्मी पर्सनस को, जो इसके जो है आर्मी के लोग हैं ना। पूछा जाता है कि कैश में पहली बार किसने जो है सैलरी दी थी अपने जो है सोल्जर को, तो भी किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दी गई थी। रिलीजन को जो है पॉलिटिक्स से अलग करने वाला कौन है, कि भाई पॉलिटिक्स अलग बात है, रिलीजन अलग बात है, किसने अलग करा था, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलग करी गई थी। एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया था दाग एंड चेहरा। तो बेसिकली दाग क्या था, हॉर्स ब्रांडिंग को दाग कहा जाता है। होता ऐसा था कि बाहर से जो है अच्छी नस्ल के घोड़े मंगवाता था, लेकिन क्या करते थे जो थे इसके करप्ट जो थे लोग थे इसके एडमिनिस्ट्रेशन में, वो उनको क्या कर देते थे, उनको बेचकर वहाँ से पैसा कमाकर अच्छे जो है तो अच्छी नस्ल के घोड़े बेच के कोई ऐसे ही मतलब सस्ता सा घोड़ा खरीद लेंगे, और फिर बाद में क्या होता है जब ये जो है किसी भी बैटल के लिए कहीं भी किसी के अगेंस्ट लड़ने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे उस लेवल के जो है इनको क्या नहीं मिल रहे थे ना, मतलब अच्छी नस्ल के घोड़े लाने का मतलब यही था कि ठीक है वो अपना बेस्ट दे सके, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, इसने ऐसा करा कि भाई उनकी ब्रांडिंग करना शुरू कर दी, यानी कि दाग माने कि उन पे एक स्टैंप मान लो आप, वो लगाना शुरू कर दी, वही दाग सिस्टम था। और चेहरा सिस्टम बात करें तो चेहरा क्या था, सोल्जर खुद जो है क्योंकि करप्ट थे, एक तो यहाँ पे धांधली देखने को मिल रही थी अच्छी नस्ल के घोड़े बेचकर जो सस्ते जैसे घोड़े रख रहे थे ना आर्मी में, लेकिन सेकंड उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी जगह पे अपने किसी रिलेटिव को भेज रहे थे। अगेन 100% नहीं दे पाते थे जो इसने सिलेक्ट करे थे, है ना, वो किस बेसिस पे, उनके पोटेंशियल के बेसिस पे सिलेक्ट करे उन्हें। लेकिन बाद में जब लड़ने की बारी आती थी तो लड़ाई के टाइम पे अपने रिलेटिव्स को भेज रहे थे, तो उसमें क्या था, नहीं 100% दे पा रहे थे अगेन ना वहाँ पे लड़ाई में, हो सकता है उससे इसकी आर्मी हार जाए। तो इसको लगा कि नहीं भैया ऐसा तो नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए उनके ना एक पोर्ट्रेट होता है ना, तो बनाना शुरू कर दिया हर एक सोल्जर का। उसमें अगर कोई पर्टिकुलर उसके फेस पे अगर मार्क है कुछ भी है तो उसको जो है वहाँ पे अच्छा ताकि उसकी पहचान रहे, है ना, वहाँ पे ऐसा ना रहे कि भाई कोई और ही आ गया। तो इसीलिए उसने क्या कर दिया, दाग और चेहरा सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा है। तो इससे ध्यान रखनी है, अलाउद्दीन खिलजी से इतनी चीज़ें आपको माइंड में रखनी ही रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक सीढ़ी करके एक फोर्ट बनाया था, सीढ़ी फोर्ट बनाया था, है ना, फोर्ट माने जिसे क्या कहते हैं, किला। तो सीढ़ी फोर्ट बनाया था और यहाँ पे अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हुए दिखेगा। ये क्वेश्चन बनता है अलाउद्दीन खिलजी ने कैपिटल कहाँ शिफ्ट करी थी, तो कहाँ करी थी, सीढ़ी फोर्ट में कैपिटल शिफ्ट करी थी। जब बनता है हमारे पास अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कैपिटल होती है वो लाहौर होती है, उसका इल्तुतमिश जब बनता है ना रूलर, तो कैपिटल शिफ्ट कर देता है दिल्ली को। उसके बाद अब दिल्ली से जो है सीढ़ी फोर्ट भी वहीं दिल्ली के इर्द गिर्द ही है, लेकिन वहाँ पे क्या करता है, सीढ़ी फोर्ट को क्या करेगा, वहाँ को कैपिटल शिफ्ट कर देगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये कंस्ट्रक्ट इसी के द्वारा करवाई गई थी। और एक 1000 सितून करके, है ना, मतलब एक महल था जो 1000 पिलर्स का था, तो वो भी किसके द्वारा बनाया गया था, वो भी इसी के द्वारा बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और जो 1000 दिनारी, 1000 सितून हो या 1000 दिनारी, दोनों इसी से एसोसिएट है। 1000 सितून तो एक जो हमारे पास महल था 1000 पिलर्स का, और बात करें 1000 दिनारी तो आपको पता है भाई
मलिक काफूर को कहा जाता है हजार दिनारी, ठीक है, जो इसने गुजरात अभियान के दौरान क्या करा था, वहाँ से इसको मिला था, ठीक है, तो हजार दिनारी में खरीदा होता है, इसीलिए उसको हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पूछा जा सकता है किसके टाइम पे देखने को मिलता है मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू कॉन्कर साउथ इंडिया, तो कौन था ऐसा, तो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने कॉन्कर करा था, है ना, ओवरऑल, लेकिन इसने ना इनडायरेक्टली कॉन्कर करा था, डायरेक्टली नहीं करा था। डायरेक्टली आगे आपको मोहम्मद बिन तुगलक दिखेगा, भाई वो डायरेक्टली कॉन्कर कर देते हैं, और फिर क्या होता है उस टाइम आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे इसके जेनिथ पर तो इसका एम्पायर पहुँच जाता है ना, लेकिन वहीं से डिक्लाइन की शुरुआत भी हो जाती है। तो कॉन्कर सबसे पहली बार अगर कोई साउथ में गया था तो अलाउद्दीन खिलजी गया था। उसके बाद फिर हमें जो है जिसे कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक जाते हुए दिखेगा, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक डायरेक्ट कंट्रोल करेगा और अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है। दोनों में ये चीज़ आप ध्यान में रखना। पूछें कि फर्स्ट सुल्तान जिसने डायरेक्ट कंट्रोल करा था ना साउथ में, तब आप देख लो, अब मैं दोबारा से आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि फर्स्ट सुल्तान जिसने कॉन्कर करा था साउथ इंडिया को, तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। पर ये इसको अपने कंट्रोल में डायरेक्टली नहीं लाता, कंट्रोल करने के बाद उनको छोड़ देता है वहाँ पे कि भाई ठीक है, तुम लोग जो है क्या करना, मेरे को कर दे देना, है ना, तो कर इनसे वसूलता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक कितना एम्बिशियस था, इससे भी ज़्यादा, कि ये क्या इसको समझती कि भाई डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे दिक्कत होने वाली है ना, क्योंकि नॉर्थ से जो एक्सट्रीम साउथ तक कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने कहीं ना कहीं ये समझने में गलती कर दी और डायरेक्ट कंट्रोल करते हुए दिखेगा, है ना। और उसी चीज़ से फिर क्या देखने को मिलेगा, एक साइड तो इसने एक्सपेंशन कर दिया इतना ज़्यादा, दूसरी साइड वहाँ से डिक्लाइन की शुरुआत भी हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवोल्ट्स देखने को मिलेंगे इसके दौरान। और जो ऐसा माना जाता है कि इसके ना 25 मतलब ईयर्स तक ये रूल करता है, और उसमें 36 रिवोल्ट्स देखने को मिलेंगे। सोच लो 25 साल में 36 रिवोल्ट देखने को मिले इसी के टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक के, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहता था। तो इसी के टाइम पे आप अभी हमने देखा विजयनगर एम्पायर हुआ या बहमनी किंगडम हुआ, वो अलग होते हुए दिखेगा। और दोनों ही एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। विजयनगर एम्पायर की अगर इस्टेब्लिशमेंट पूछी जाए तो कब होगी, 1336, है ना, हरिहर एंड बुक्का के द्वारा। और अगर बात करें बहमनी किंगडम की तो हसन गंगू करके, और कब करेगा, तो ये 1347 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट करेगा। तो ये कुछ एक चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये साउथ में ना विजयनगर एम्पायर फर्स्ट हिंदू एम्पायर देखने को मिलेगा साउथ में, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। आपको पता है भाई मोहम्मद बिन तुगलक का जो है एक जो है कंट्रोवर्शियल डिसीजन माना जाता है ना, चाहे वो दोआब में जो है इसका टैक्सेशन हो, या फिर कैपिटल शिफ्ट करने का बात हो, या टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करने की बात हो, है ना, या कराची अभियान हो या खुरासान अभियान हो, पांचों के पांचों इसके जो जिसे कहते हैं हम मैंने किसने डिसीजन लिए थे वो क्या फेल होते हुए दिखेंगे, है ना, फेल हुए थे। तो इसीलिए जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल इसको जिसे कहते हैं सुल्तान माना जाता है ना, तो इसी वजह से इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके डिसीजन ऐसे थे कि भाई इसको जो है एक तो इसके जो है ना ही लोगों ने सपोर्ट करा, और ना ही इसके जो थे एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने सपोर्ट करा, और ऊपर से पूरे के पूरे जो है इंडिया को भी अपने कंट्रोल में ले आया था। तो कुछ एक चीज़ें एक्चुअली इकलौते इसी की गलती नहीं थी, वो सबकी गलती देखने को मिली है। ना इसके सब्जेक्ट्स ने इसको एक्सेप्ट करा, और मतलब जो भी इसके डिसीजंस थे, ना ही इसके जो थे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने इसको जो है सपोर्ट करा। तो जब वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो अकेला क्या ही कर लेगा। और लेकिन इसमें एक कमी थी कि ये भाई इतना पढ़ा लिखा था ना, वो अच्छी बात है पढ़ा लिखा था, लेकिन कमी ये थी भाई कि ये किसी की सुनता नहीं था, और वो गलत हो जाता है। आप पढ़े लिखे हो अच्छी बात है, लेकिन आपको सुनना चाहिए। हो सकता है अगर आपने उसका बात माननी भी नहीं है, आपको नहीं सही लगी, तो आप मत उसको मतलब आगे कंसिडर करना, पर सुन लो एटलीस्ट, हो सकता है कुछ आपके आइडिया से बेहतर बता दें। तो ये सुनता नहीं था किसी की, यही इसमें दिक्कत थी। और कहीं ना कहीं फिर हमें देखने को मिलेगा कि उसी वजह से हमें ना इसके एडमिनिस्ट्रेटर जो इसको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे, और इसके सब्जेक्ट्स भी सपोर्ट करते हुए नहीं दिखेंगे। सब्जेक्ट माने इसके लोग जो थे इसके एम्पायर के लोग थे। जब एक फिर इसकी एक पॉलिसी जब फेल हो गई, तो सेकंड फिर क्यों सेकंड के लिए सपोर्ट करेंगे, सेकंड फेल होगी तो थर्ड में भी क्यों सपोर्ट करेंगे, है ना। तो वही फेल होती हुई दिखेगी बैक टू बैक। तो इसलिए कॉन्ट्रोवर्सियल जो है सल्तनत का सुल्तान माना जाता है इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर का ग्रेटेस्ट रूलर देखें, उसका नाम क्या था, उसका नाम था कृष्णदेवराय। तो ध्यान में रख लेना, विजयनगर एम्पायर का जो है हमारे पास, इसको भी देखेंगे विजयनगर एम्पायर को जब अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास देखने को मिलता है, हमारे पास जो है चार जिसे कहते हैं हम आगे, इसमें 4 डायनेस्टीज रूल करेगी जैसे दिल्ली सल्तनत में करती है। तो जिसमें तीसरी डायनेस्टी होती है तुल्लुक, उसका रूलर था। लेकिन विजयनगर ओवरऑल पूछा है ना, तो ओवरऑल में कौन था हमारे पास, तो कौन था ओवरऑल में, कृष्णदेवराय था। अगर तुल्लुक का पूछा होता तब भी यही होता। और लास्ट फिर अराबिदु बैठती है,
पहली जो संगम अब देख ही लेते हैं, जो देख रहे हैं तो पहली संगम बैठती है, फिर सुल्लू बैठती है, फिर तुल्लुप बैठती है और तुल्लुप के बाद हमें अराबिदु देखते हुए मिलती है। तो एक चीज़ें थी। तो ओवरऑल पूछा है विजयनगर के हिस्से हैं। अब आपसे जैसे मतलब अभी तक हम सल्तनत का फाउंडर मान पूछ रहे थे और उसका लास्ट रूलर पूछ रहे, तो ओवरऑल देख रहे थे ना हम, पर्टिकुलर डायनेस्टी से नहीं देख रहे थे। उसी तरह से ओवरऑल पूछा है विजयनगर का जो है फेमस और बहुत पावरफुल रूलर तो कोई और नहीं, कृष्णा देवा राय था। जो स्पेसिफिक भी पूछ लिया जाए तो तुल्लुक डायनेस्टी से था, आपको ध्यान में रख लेना है। और ये ना बाबर का कॉन्टेम्प्रेरी आपको ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन बनता है बाबर का कॉन्टेम्प्रेरी कौन था, तो वो कोई और नहीं जो है जिसे कहते हैं कृष्णा देवा राय ही था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास हु रोट, और बाबर ने जो है अपने बुक जो उसके तुझको बाबर बाबरनामा है उसमें जो है इसका वर्णन करा हुआ है, जिसका नाम क्या है हमारे पास कृष्णा देवा राय। कृष्णा देवा राय चीज़ भी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु रोट मुक्ता मालदया इन तेलुगु, तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये ना इसके कृष्णा देवा राय के द्वारा। एक पावरफुल रूलर ही नहीं था, ये बहुत अच्छा स्कॉलर भी था, जैसे हमने हर्षवर्धना को देखा उसी तरह से ये भी एक अच्छा स्कॉलर था। तो इसके द्वारा जो है मुक्ता मालदया करके एक बुक लिखी जाती है। और ये तेलुगु का ही स्कॉलर नहीं, संस्कृत का स्कॉलर भी था, उसमें भी बुक देख मतलब इसने एक बुक लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो रहने वाला है अगला क्वेश्चन, हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ कृष्णा देवा राय। तो कोर्ट पोइट कृष्णा देवा राय का, वैसे तो इसके कोर्ट में ना आपको जो है अष्ट दिग्गज देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे, सभी तो नहीं रहते ना माइंड में। तो आप देखोगे तुलसीदास अकबर के टाइम पे था, कालिदास बात करें तो आपको जो है चंद्रगुप्त टू के टाइम पे देखने को मिलता है। उसके भी आपको नवरत्न किसके मिलते हैं, एक तो चंद्रगुप्त टू के मिलते हैं और सेकंड जो आपको अकबर के टाइम में नवरत्न मिलते हैं। और इसके टाइम पे आपको ना कृष्णा देवा राय के टाइम पे अष्ट दिग्गज मिलेंगे, प्रोमिनेंट जो स्कॉलर थे, कोर्ट पोइट्स थे, ठीक है, इसके टाइम पे अष्ट दिग्गज मिलेंगे। और फिर उसके बाद शिवाजी के टाइम पे आपको ना अष्ट प्रधान मिलेंगे। ये अष्ट दिग्गज तो जैसे पोइट कोर्ट पोइट जो थे हमारे पास हो गया, या कुछ और मतलब जो थे अच्छे राइटर थे वो थे इसके अष्ट दिग्गज में। अष्ट दिग्गज किससे एसोसिएटेड है? कृष्णा देवा राय से। अष्ट प्रधान पूछे तो शिवाजी से, अष्ट प्रधान यानी कि ये उसके मंत्री थे, तो शिवाजी से थे। अष्ट प्रधान अगेन बोलूंगी किससे क्वेश्चन बनते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ से, तो वो जो थे हमारे पास देखने को मिलते हैं अष्ट प्रधान किसके टाइम पे? शिवाजी के टाइम पे। अष्ट दिग्गज कृष्णा देवा राय के टाइम पे। नवरत्न दो लोगों के टाइम पे मिलते हैं, पहली बार अकबर के टाइम पे नहीं मिलते, उससे पहले जो है चंद्रगुप्त टू के टाइम पे देखने को मिलेंगे आपको। तो नवरत्न के लिए दो लोग फेमस है ना, ये चीज़ आप माइंड में रख लेना। और उसके बाद अमीर खुसरो की बात करें तो ये अमीर खुसरो जो आपको पता है भाई, ये अलाउद्दीन खिलजी का कॉन्टेम्प्रेरी मिलता है। इसने ना 7 से 8 रूलर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान्स को क्या करा होता है, इसने सर्विस दी होती है अपनी, और उसमें जो है हमारे पास सर्व करता है ना। लेकिन जो पहला था जिसके टाइम पे अगर देखें तो कहा जाता है जो हमारे पास है नसरुद्दीन मोहम्मद, जो बलबन का क्या था, बलबन का जो था दामाद था, है ना, लास्ट जो है सक्सेसर माना जाता है इल्तुतमिश का, उसके टाइम में पहली बार जो है अमीर खुसरो सर्व करता हुआ दिखता है। और फिर बलबन के टाइम पे भी सर्व करेगा, और एक घियासुद्दीन तुगलक तक जो है आपको देखने को मिलेगा। यानी कि भाई स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजियों को जो है हमारे पास सर्व करते हुए दिखेगा। उसके बाद किसके कोर्ट तक? तुगलक का जो फाउंडर था ना घियासुद्दीन तुगलक, उसके कोर्ट तक जो है इसका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद देखें लास्ट बुक लिखी गया है अपनी लाइफ में तुगलकनामा, ठीक है, तो वो भी अमीर खुसरो ने लिखी है। पूछा जाता है कि तुगलकनामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो अमीर खुसरो माना जाता है कि बलबन का बहुत अच्छा मित्र भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है हु वॉज नोन एज आंध्रा भोज। तो आंध्रा भोज के नाम से किसे जाना जाता है? तो उसमें राइट आंसर रहने वाला है आप जो है कृष्णा देवा राय। आंध्रा पितामह भी जाना जाता है इसको, आंध्रा भोज भी कहा जाता है इसको, ठीक है। कृष्णा देवा राय को मोस्ट पावरफुल रूलर माना जाता है विजयनगर एम्पायर का, और इसमें भी 4 डायनेस्टी बैठी थी, संगम, सुल्लुव, तुल्लुव एंड अराविदु। तो तुल्लुव का जो थर्ड थी इसमें डायनेस्टी बैठी हुई, उसका जो था पावरफुल रूलर था। और इस डायनेस्टी का भी ऐसा नहीं फाउंडर था तुल्लुव का सेकेंड रूलर था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है विच सुल्तान व्यूड फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला आप नाम से ही समझ रहे होंगे भैया, किसी और ने नहीं, फिरोज शाह के द्वारा व्यूड कराया होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है हु इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी इन इंडिया। तो टोकन करेंसी इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी? तो किसी और के द्वारा नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। आपको पता नहीं, इस वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा जो है उसमें रहता है। इनकी 5 पॉलिसीज थी, उनमें एक इसकी टोकन करेंसी जो इंट्रोड्यूस करी थी वो भी देखने को मिलेगी, और इसमें भी फेल हो गया था, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है करप्शन देखने को मिला था। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन था? फर्स्ट शासक तो हमने देख लिया भाई कि गियासुद्दीन तुगलक था, इसका फाउंडर है ना, फाउंडर है, जिसको गाजी मलिक भी कहा जाता है। और अगर बात करें ना, ये जो गाजी मलिक था
ये जो था अलाउद्दीन खिलजी का एक कमांडर था, और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये ना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे अपनी सर्विस देते हुए दिखेगा। बहुत पावरफुल जो था कमांडर था उसका। पर जब ये तुगलक डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करते हुए दिखेगा ना, वीक रूलर आएंगे अब खिलजी के, और वहाँ पर भी फिर खिलजी की डायनेस्टी खत्म, मतलब खिलजी डायनेस्टी ऑलमोस्ट सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन खुसरो खान करके एक पर्सन आएगा जो माना जाता है कि हिंदू होता है, मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ होता है। तो इसीलिए क्या कहता है, उसको हटा कर जब इसको पता चलता है तो उसको हटाता है और खुद गद्दी प्राप्त कर लेता है। फिर तुगलक डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करेगा। लेकिन उसी चक्कर में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग जो था हमारे पास अब सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। तो वहाँ से हमें देखने को मिलेगा अब जो था आउटसाइडर क्या देखेंगे, वहाँ से अटैक करते हुए दिखेंगे आपको। तो कुछ एक चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। और स्पेशली मंगोल्स का अटैक तो इल्तुतमिश के टाइम से ही देखने को मिल रहा है और मोहम्मद बिन तुगलक तक देखने को मिलेगा। पर एक चीज़ ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक भी बार जो है क्या नहीं हुआ है, मंगोलों से हारा नहीं है। ये चीज़ याद रख लेना। इवन अलाउद्दीन खिलजी भी उनसे हार चुका है। ठीक है, देखा जाता है कि 1 से 2 बार उसको भी हार फेस करनी पड़ी थी मंगोलों से, जो मंगोल्स थे। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो जो है एक भी बार मंगोल्स से नहीं हारा था। वैसे पावरफुल रूलर था, पर बस इसके डिसीजन की वजह से और किसी के ना सुनने की वजह से वही था कि कोई कंट्रोवर्शियल पर्सन माना जाता है ना दिल्ली सल्तनत का। तो आपको ध्यान में रख लेना है जो है लास्ट रूलर कौन था तुगलक डायनेस्टी का। तो ये था नसीरुद्दीन मोहम्मद। एक तो नसरुद्दीन मोहम्मद आपको इल्तुतमिश का लास्ट सक्सेसर यानी कि बलबन से पहले देखने को मिलता है। ये नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक भी कहा जाता है इसको, तो ये अलग है। और ये लास्ट रूलर है। इसके टाइम पे आपको ना 1399 के अराउंड में कौन अटैक करते हुए दिखेगा, तो आपको पता है भी तैमूर लंग्स का अटैक होता है इस टाइम, है ना। तैमूर लंग्स का अटैक देखने को मिलेगा आपको इंडिया में, और इसी के टाइम पे होता है। और ये दिल्ली छोड़कर भाग जाता है और फिर देखने को मिलता है कि तैमूर लंग्स बहुत खून खराबा करता है दिल्ली में, है ना। बहुत से लोगों को मारता है। वो चीज़ तो सबको ही आइडिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और पूछा आ सकता है जब जो है तैमूर लंग्स का अटैक हुआ था दिल्ली पर, तो उस टाइम कौन सा जो रूलर था दिल्ली सल्तनत का थ्रोन पे बैठा हुआ था, तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक भी कहा जाता है इसको, ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर हमने डिस्कस कर लिया है वैसे कुछ एक क्लासेस में पीछे। पर ये ना मैंने, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मिडेवल से मैंने सारे क्वेश्चन रखे हुए, तो इसीलिए हम जो है सारे ही मिडेवल में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी तरह से उनको कुछ एक हम एमसीक्यूज के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे, और कुछ एक जो है हम उनमें ऐड ऑन करके डिस्कस कर ही रहे हैं कि ठीक है भाई, अगर फर्स्ट रूलर पूछा सैयद का खिज़र खान था, तो लास्ट भी पूछा जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, मतलब आइडिया होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट रूलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। अगेन देखो हमने पहले देख लिया था कि लोधी का, लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन सा था, इब्राहिम लोधी। फिर मैंने उस टाइम बताया था ना आपको कि भाई दिल्ली का लास्ट रूलर पूछे तब भी इब्राहिम लोधी ही होगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर मुगल्स बैठ जाते हैं थ्रोन पे, है ना। बाबर जो है इस्टेब्लिशमेंट कर देता है मुगल एम्पायर की। तो कुछ एक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये भी हमने डिस्कस कर लिया इतनी बार। 1526 में होगी और किस किस के बीच में होगी, बाबर और इब्राहिम लोधी। तो क्योंकि मैंने सारे मिडेवल केस में रखे हुए क्वेश्चंस, तो आपको कुछ एक क्वेश्चन बहुत रेयर क्वेश्चंस मिलेंगे लेकिन रिपीट होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर डिफीटेड राणा सांगा इन विच बैटल। तो आपको पता है भी जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में होगी, उसके बाद ठीक अगले साल 1527 में राणा सांगा के साथ क्या बैटल होगी, जो है बाबर की बैटल होगी। और ऐसा माना जाता है कि जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट बैटल नहीं थी 1526 में जो हुई थी पानीपत की, क्योंकि इब्राहिम लोधी इतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन बात करें जो था ये ना, अगर अभी भी अगर इसके लिए कोई थ्रेट था बाबर के लिए इंडिया में रूल करने के लिए, तो राणा सांगा था। ये बहुत पावरफुल रूलर था। माना जाता है कि असली जो जीत बाबर की इंडिया में हुई थी ना, वो इसी को हराने के बाद हुई थी, राणा सांगा को हराने के बाद। तो ये ध्यान में रख लेना। और बैटल ऑफ खानवा कहा जाता है इसको, ठीक है। फिर आगे जो है चंदेरी और घाघरा की बैटल भी लड़ेगा। चंदेरी की मेदिनी राय से लड़ता है बैटल बाबर, और फिर घाघरा की बैटल भी लड़ेगा अफगान्स के साथ, और उसके बाद इसकी डेथ भी देखने को मिलेगी 1530 में। 4 से 5 साल तक ही रूल कर पाता है। फिर उसके बाद आपको पता है कि भी इसका बेटा जो थ्रोन पे आएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ चौसा। तो कौन था जो जिसे हराया गया था बैटल ऑफ चौसा में, तो किसी और को नहीं, हुमायूं को हराया गया था। तो किसके द्वारा हराया था, ट्रिपल एस के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा हराया गया था। क्योंकि आपको पता है कि हुमायूं जब इसको हरा के हुमायूं यहाँ से इंडिया से चला जाता है, तो सूर एम्पायर जो है यहाँ पे रूल करेगा ऑलमोस्ट 1540 में फिर से बैटल होगी इन दोनों के बीच में। फिर जाके हुमायूं चला जाता है। उसके बाद 1540 के बाद जो है 1555 तक इसका रूल रहता है। तो हमारे पास सूर एम्पायर रूल करते हैं। उसमें भी जब शेरशाह सूरी जो है रूल करेगा ना 5 से 10 साल तक ऑलमोस्ट, हाँ।
तो उस दौरान 40 से 50 तक रूल करता है ना ट्रिपल एस। लेकिन फिर देखने को मिलेगा अगले 5 सालों में इतने चेंजेस आ जाते हैं कि इसके जो बेटे होते हैं वो ना मतलब सक्षम नहीं होते हैं, है ना? बहुत ही जो है मतलब कहीं बेकार रूलर या फिर मतलब वीक रूलर होते हैं, तो इसीलिए जो है हमें देखने को मिलता है फिर से हुमायूँ को मौका मिल पाता है और वो जो है अपने क्या कहते हैं इसे कि अपने फिर से पैर पसारने का उसे मौका मिल गया और यहाँ पे कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है और फिर चल के आपको देखने को मिलेगा भाई कि मुगल एम्पायर की फिर से सेकंड टाइम कहीं न कहीं इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिली है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, हु वाज़ द ऑथर ऑफ आईन अकबरी? आईन अकबरी का ऑथर कौन है? अबुल फज़ल है, ध्यान में रख लेना। और अगर बात करें बाबरनामा, तो बाबरनामा जो था हमारे पास तुजुक बाबरी है बेसिकली, तुजुक बाबरी है ना? तो लिखी थी बाबर के द्वारा, उसकी ऑटोबायोग्राफी थी। इसको फिर हमारे पास बाबरनामा के नाम से कौन ट्रांसलेट करता है? तो ये ट्रांसलेट करी थी बाबरनामा के नाम से अब्दुल रहमान खान खाना के द्वारा। और जो बैरम खान का पुत्र था, लेकिन बैरम खान की डेथ की वजह से मैंने बताया था अकबर जो है शादी कर लेगा है ना बैरम खान की विडो से, तो फिर उसका पुत्र के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो है इसमें ऐसा क्वेश्चन बना हुआ था बैरम खान जो है कि भाई इसका पुत्र है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु वॉज नोन एज जिंदा पीर? जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जो है किसी और को नहीं भाई, औरंगजेब को जाना जाता है। ध्यान में रखना, जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है, पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हम जो है वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे डिस्कस करने को है, लेकिन फिर बहुत बड़ी वीडियो हो गई है ना, फिर बोर भी हो जाते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, तो 40 मिनट्स के अराउंड तो हो गई है। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन बचे मिडेबल इंडिया से उनको कल डिस्कस कर लेंगे हम, है ना? तो इसी के साथ अगर आप वीडियो आपको जो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू सो मच।